हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1817 से 1945। ये हमारे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। ये हमारे डिसिप्लिन मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसके जो 5th चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है युद्धोपरांत शांति समझौता और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष तथा आर्थिक संकट 1929 की महामंदी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली अपकमिंग वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और नोट्स PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो PDF जितने भी एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF होती हैं सारी वहीं पर मिलेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उद्देश्य देख लेते हैं कि मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको भी पता है, जब प्रथम विश्व युद्ध की जो वीडियो बनाई है उसको एक बार देख लीजिए। उसमें किन कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध होने के उसके बाद उन देशों को क्या हाल हुए, मतलब उसके नागरिकों के ऊपर उनका क्या असर हुआ। तो उसके लिए एक शांति समझौते, उसके राष्ट्रीय संघ, ILO और आर्थिक महामंदी को समझना। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये बात करेंगे और नई डील जैसी वैश्विक प्रतिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो मेनली इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना दुनिया में राजनीतिक आर्थिक, देखो प्रथम विश्व युद्ध का बहुत कुछ बदलाव आए, देशों में बदलाव आ गए। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। शांति बनाए रखने के लिए जैसे वहाँ की उस युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए वहाँ पे कई संधियाँ बनाई गई, कई संगठन भी बनाए गए जिसके द्वारा शांति बनाए रखे वहाँ की। युद्ध के बाद शांति समझौते एवं संधियाँ वो कौन सी थी वो देख लेते हैं एक बार। वुड्रो विल्सन और 14 बिंदु। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, वुड्रो विल्सन ने शांति के 14 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा था। वो 14 बिंदु देख लेते हैं। शायद एग्जाम में इन 14 बिंदुओं के बारे में भी 14 बिंदुओं के बारे में भी पूछ सकता है, तो वो बताने हैं। ठीक है, ये मुख्य बिंदु दे रखे हैं। अभी मुख्य बिंदु बताने कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान और समुद्र में स्वतंत्रता और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब वर्साय की संधि तो 1919 में हुई थी। ये संधि ना जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच में हुई थी। शर्तें क्या थी कि जर्मनी युद्ध का दोषी ठहराया जाएगा, भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, भारी जो नुकसान हुआ है वो चुकाना पड़ेगा, और उपनिवेश और कुछ क्षेत्र इनसे छीन लिए जाएंगे। इन शर्तों पर जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच की जो संधि है, वर्साय की संधि, तभी मानी जाएगी जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी। ठीक है, सेंट जर्मन एंड निले की संधि में क्या हुआ था, तो ये संधि ना ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। ऑस्ट्रो हैंगरियन जो साम्राज्य है ना उसको वो समाप्त हो गया था। नए देश बने थे जैसे ऑस्ट्रिया हैंगरी, चेकोस्लोवाकिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेओन सेवर्स और लिजोन की संधि। तो इस संधि में क्या होता है, जो ट्रेओन है जो रोमानिया है, सेवर्स मतलब ऑटोमन, और लोजोन तुर्की के साथ जो शांति संधि बनाई गई थी, और लिजोन में जो 1923 में जो तुर्की की थी ना उसमें नई सीमाओं को उन्होंने मान्यता भी प्राप्त करवाई थी। राष्ट्रीय संघ में क्या हुआ था, राष्ट्रीय संघ है ये 1920 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि युद्ध रोकना और देश के अंदर शांति बनाए रखना। राष्ट्रीय संघ की संरचना, तो संरचना में कौन कौन सा आता है, महासंघ, जनरल असेंबली, परिषद, काउंसिल, स्थायी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे राष्ट्रीय संघ की संरचना है। राष्ट्रीय संघ द्वारा सुलझाए गए विवाद, कौन कौन से विवाद जिन्होंने सुलझाए हैं, स्वीडन फिनलैंड विवाद जिन्होंने सुलझाया है, ग्रीस बुल्गारिया सीमा विवाद को भी उन लोगों ने सुलझाया। राष्ट्रीय संघ की विफलताएं, तो अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बना है। इटली, जापान, जर्मनी ने इसकी अनदेखी किया, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। ये इसकी ये विफलता, मतलब इसकी ये कमजोरी है जो इन सब चीज़ों को ये रोक नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। उद्देश्य इनका ये था कि जो श्रमिक के जो अधिकारियों की उनकी रक्षा करना, उनके कार्य स्थिति में सुधार करना, अधिकारियों की रक्षा भी करनी है, उनकी कार्य स्थिति में, तो उनकी जो कार्य करने की जो स्थितियाँ हैं उसमें भी सुधार लाना है। इस संगठन का ये काम था। इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे,
श्रमिकों के लिए समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग जो जो वहाँ पे काम करने वाले लेबर्स हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं जैसे आप किसी यहाँ कहीं जॉब करते हो, आपके यहाँ काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन था उसका यही था कि जो श्रमिकों को अपना काम के अनुसार उनका वेतन मिलना चाहिए। कार्य घंटे के सीमित, मतलब आप ओवर टाइम कर रहे हो लेकिन आपको जो सैलरी मिल रही है वो नॉर्मल जो जॉब टाइमिंग है उसकी मिल रही है। और बाल श्रम को, मतलब जो चाइल्ड लेबर जो चल रहा था, काफ़ी जगह पे चल रहा था कि बच्चों से काम करवाया जाता था, तो उस चीज़ को भी इन्होंने रोका है। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे कि ये सारी चीज़ें इनको करनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संरचना, तो इनके 3 पक्ष थे: सरकार, नियोक्ता और श्रमिक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, संचालन परिषद और सचिवालय सारे इनके अंडर में आते थे। इनके द्वारा किए गए क्या प्रयास थे? इन्होंने न्यूनतम मजदूरी की संतुष्टि की थी, महिलाओं के लिए उन्होंने मातृत्व अवकाश की प्राप्ति की थी, और बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर उन्होंने रोक लगा दी थी। बाल श्रम पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में क्या संघर्ष हुए थे कि कई नए देश बने थे जिनके बीच सीमा विवाद शुरू होने लगा था। आर्थिक संगठन और राजनीतिक जो स्थिरता है ना वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी। फांसीवाद और तानाशाही का जो उदय हुआ था, किसमें हुआ था? इटली, और ये मेनली जर्मनी में हुआ था ये। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ये काफ़ी सारे संघर्ष चल रहे थे, नए नए देश बने थे, उनके बीच में भी सीमा विवाद पर काफ़ी सारे युद्ध होने लगे थे, मतलब काफ़ी विवाद होने शुरू हो गया था। आर्थिक संकट और राजनीतिक जो हिस्सा थी उनको उन लोगों को फेस करना पड़ा था। महान आर्थिक मंदी, तो 1929 में अमेरिका में शेयर बाज़ार गिर गया था, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी, इस शेयर बाज़ार गिरने की वजह से अमेरिका को काफ़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। मंदी के कारण क्या थे? अत्यधिक उत्पादन होने के कारण और बैंकिंग प्रणाली की विफलता के कारण शेयर बाज़ार में अति निवेश होने लगा था। कि महामंदी के प्रभाव क्या हुए थे? तो बेरोजगारी में भारी जो वृद्धि हो रही थी, लोग बेरोजगार होते, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, उनके पास कोई जॉब नहीं थी करने के लिए, जिसकी वजह से उनके घर में, मतलब उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो बेरोजगार हो रहे थे, उनके घर के खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। तो व्यापार और उद्योग ठप पड़ा था। जो व्यापार, किसी का बिजनेस है, कोई उद्योग करते हैं तो वो पूरा बंद हो गया था शेयर बाजार के उसमें गिरावट आने की वजह से। लोगों में असंतोष और असुरक्षा की भावना भी दिख रही थी। रूजवेल्ट और नई डील, तो इसमें क्या था? अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आर्थिक सुधारों के लिए शुरुआत की थी। सरकारी निवेश को बढ़ाया गया था, इससे रोजगार योजनाएं भी शुरू की गई थी कि लोगों को रोजगार मिले, जो बेरोजगार लोग हैं वो नौकरियां कर सके, उनकी जो आर्थिक हालत है वो सुधार में आ सके। बैंकिंग और व्यापार को इन्होंने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था, ताकि जो व्यापार की जो व्यवस्था है वो जो ठप हो गई थी उसको फिर से नए सिरे से शुरू किया जा सके, और अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। निष्कर्ष क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो संधि है ना, राष्ट्रीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शांति लाने की जो कोशिश की थी, लेकिन आर्थिक मंदी और असंतोष के कारण विश्व भर इस संघर्ष से और भी बढ़ गया था, और भी इसके अंदर संघर्ष से जूझते रहते, इनका कोई हल नहीं निकल रहा था। ओके, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आके ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।